हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम फिर से आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं। हमारे साथ शिल्पा हैं। इन्होंने जेआरएफ में फिर से झंडे गाड़े हैं और इनकी जो रैंक है जेआरएफ की, शी हैव सिक्योर्ड एन एआईआर ऑफ 87, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रैंक है। और आइए इनके बारे में जानते हैं, इनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में जानते हैं, इन्होंने किन चीजों में कैसे डिफिकल्टीज फेस करी और इनकी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, ये सब हम जानेंगे शिल्पा से। तो पहले शिल्पा तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जो फीलिंग है, वो फीलिंग कैसी होती है, उसके बारे में बताएं पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि जेआरएफ में इतना अच्छा रैंक आया है, जो कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएगा, क्योंकि इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट फॉर सीएसआईआर जेआरएफ। यस, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा, ये तो हो गया कि चलो आपने एक हर्डल क्रॉस कर लिया है और अब जेआरएफ क्लियर हो गया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल। यस सर, तो आई एम बैचलर्स इन साइंसेस फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया इन केमिस्ट्री फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया था, जिसमें मैं प्रिपरेशन कर रही थी फॉर सीएसआईआर नेट एंड गेट के लिए। ओके, तो अच्छा, बच्चे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या स्कोर था, क्या रैंक था, फिर आपने उसको कैसे इम्प्रूव करके आप आज इतने अच्छा कर रहे हैं। तो पहले अटेम्प्ट में क्या सीन था? सर, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया था मेरे प्रिपरेशन में कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज को नहीं अपनाया था। उस टाइम पर मैंने सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करने में ध्यान दिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो यही मेरे लिए प्रॉब्लम था, और उस टाइम पे मैं एलएस भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी सीएसआईआर में फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एलएस भी नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं गेट 2022 एंड 23 बहुत क्वालिफाइड हूँ। अभी मैं 24 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, और एग्जाम में कैसे मैं एग्जाम पैटर्न को ही नहीं समझ के गई थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ सब आउट ऑफ नॉलेज हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं हम। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। तो भाई, ऐसे स्टूडेंट जिनका शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकला है, आपको हताशा एकदम बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, क्योंकि इसके मेहनत करते रहें, सक्सेस जरूर मिलेगा। और मेहनत तो रंग लाती है। आपके सामने एग्जांपल हैं, शिल्पा बैठी हुई है, ये खुद ही बता रही हैं कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में एलएस भी नहीं क्वालिफाई किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, उस चीज को पूरा दोबारा से अपनी कमियों को पहचाना। अच्छा शिल्पा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या आपने इन तीनों को इक्वल वेटेज दिया, या किसी के साथ आपकी दुश्मनी थी, किसी को कम पड़ा, किसी को ज्यादा पड़ा, कैसे मैनेज किया आपने ये तीनों चीजें? सर, एक्चुअली मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में है। देन सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफी हद तक मुझे उसमें परेशानी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरा इन ये बाकी 2 सब्जेक्ट और फिजिकल और इनऑर्गेनिक अच्छे हैं कंपेयर टू ऑर्गेनिक। ओके, तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कोई भी टॉपिक पूरा नहीं छोड़ा था, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स किए थे। यस सर, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की थी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो टॉपिक्स में से बेसिकली क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और जितना मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ उसको अटेम्प्ट, मैंने उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया था। ओके, तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ते वक्त ना हमें जो डाउट आते हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ये चीजें होती? सर, एक्चुअली पढ़ते वक्त इतना कुछ डाउट नहीं आता है, क्योंकि हमने जो सिलेबस एक बार पढ़ रखा है, जो कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, वही हमारे सामने नोट्स में लिखे होते हैं। तो उस टाइम पर डाउट आने का इतना,
लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और तब उस टाइम आपको डाउट मिलते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा साइड बाय साइड कोई ऐसी चीज मिल जाए जहाँ पर आपको उसी डाउट कि कोई टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसमें आपको हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है फॉर द सॉल्यूशन द टेस्ट सीरीज, तो वो आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल होता है, आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाते हैं। आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान पे क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या क्या सोर्स रखा और इसमें पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना अहम रोल था, कितना ज्यादा आपने इंक्लूड किया, किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंक्लूड किया, थोड़ा इसके बारे में एलिब्रेट करें। सर एक्चुअली मैंने पिछले साल लास्ट ईयर मैंने CSIR नेट के लिए प्रिपेयर किया था, उसके बाद मैंने गेट 23 के लिए प्रिपेयर किया था। उसके बाद मैं ये बता दूं कि मैंने जून में जो एग्जाम था नेट के लिए, तो मैंने अपने नोट्स को टच नहीं किया एक बार भी, क्योंकि मैंने अपने नोट्स 2 बार गो थ्रू कर लिए थे फिर 2 महीने के अंदर 2 एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मैंने फोकस किया था टेस्ट सीरीज के ऊपर। सबसे पहले मैंने IFS से के बारे में मुझे थोड़ा पता चला कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज काफी अच्छी मिलती है, तो मैंने यहाँ से टेस्ट सीरीज बाय की थी। तो टेस्ट सीरीज बाय करने के बाद मुझे काफी हद तक बेनिफिट लगा कि मुझे टेस्ट सीरीज देते हुए कि मुझे मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया और जहाँ पर डाउट आता था मैं सिर्फ वही कंसेप्ट को वापस जाकर पढ़ती थी, जिससे कि मेरा टाइम भी बच जाता था और मेरे कंसेप्ट भी क्लियर होते थे। तो वहाँ पर मुझे काफी हद तक उसमें हेल्प मिली थी और मैंने 2-3 जगह से और टेस्ट सीरीज भी बाय की थी, बट IFS से मुझे लगता है मेरा 60% से ज्यादा हद तक मुझे बेनिफिट मिला था यहाँ से टेस्ट सीरीज। मतलब टेस्ट सीरीज जो लास्ट में बच्चा देता है मेरे ख्याल से वो बहुत अहम होता है और वही आपके भी रिजल्ट में वो जो जंप आया है, मार्क्स में जो जंप आए मेरे ख्याल से उसका ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा। इस पे भी आएंगे हम। थोड़ा सा मॉक टेस्ट का क्या रोल है, चलिए अगर बात आई गई है तो थोड़ा बताएं कि जब आप मॉक टेस्ट देते थे तो किस मेंटालिटी के साथ देते थे, या उस मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे होते थे क्या आप पहले ही टेस्ट में ज्यादा मार्क्स ले आते थे या मार्क्स कम आते थे? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर मार्क्स ही नहीं आ रहे, आप उसको कैसे कोप अप करते थे? फिर क्या डिमोटिवेशन नहीं होती थी? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि टेस्ट सीरीज आप जब भी देने बैठते हो उससे पहले आपको ये है कि जितने भी PYQ हैं आपको वो सबके सब एक बार निकाल लेने चाहिए, क्योंकि काफी हद तक PYQ से रिलेटेड भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, कभी भी टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होता, बिकॉज टेस्ट सीरीज एक लेवल आपसे हार्ड बनाया जाता है, जो एग्जाम लेवल होता है उससे एक लेवल हार्ड होता है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो टेस्ट सीरीज में मेरे भी मार्क्स काफी हद तक कम आते थे स्टार्टिंग में, मुझे काफी डिमोटिवेट भी होती थी कि मेरे मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, मैं टेस्ट सीरीज भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ अपना रही हूँ लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ गाइडेंस ऑफ माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, मुझे काफी हद तक एक सपोर्ट सिस्टम मिला था मेरी फैमिली से, बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम द MSc बैकग्राउंड, MSc केमिस्ट्री। तो मेरा एक ये था, आप अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हो कि कोई एक आपका फ्रेंड हो या फिर घर में कोई एल्डर हो आपसे, आप उससे कंसल्ट कर सकते हो जब भी आप डिमोटिवेट होते हो। तो मैं जब डिमोटिवेट हुई थी तो मैंने क्या किया था, मैंने एक अपना कंसेप्ट बना लिया था कि अगर मुझे डेली एक टेस्ट देना है 3 आवर्स के लिए, तो मैं अपना डेली टेस्ट का स्कोर अपने ब्रदर को सेंड करती थी शाम को, जिससे कि वो मुझे काफी हद तक मुझे समझाता था कि मुझे कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ या कहाँ पर मैं कभी डिमोटिवेट होती थी। कई बार मार्क्स अच्छी भी आ जाते थे, तो काफी हद तक मुझे वहां से सपोर्ट सिस्टम मिलता रहा। एंड फाइनल एग्जाम में भी मैंने जब सब टेस्ट सीरीज मैंने लगा ली थी, उसके बाद भी फाइनल एग्जाम्स में मैंने सिर्फ इतना ही किया कि PYQ को रिवाइज किया और वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज किया। और उससे ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है जब आप एग्जाम देने जाते हो कि आपने काफी हद तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है कंसेप्ट में, एंड मैक्सिमम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिस टाइप के आप टेस्ट सीरीज में आप करते हो। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने जो पढ़ा उसी चीज को बार बार रिवाइज किया, टेस्ट भी दिया तो उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देखा, जो फंस रहे थे क्वेश्चन उनको और अच्छे से देखा। यानी हर बार नया करने की कोशिश नहीं करनी है, जो किया हुआ है उसी को हमें बहुत अच्छे से रिपीटेड वे में करना है। मेरे ख्याल से ये चीजें काफी बेनिफिशियल होती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब आज ऑनलाइन में सब कुछ इतना कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है,
आप कितना यूट्यूब पर निर्भर थे, और थे तो क्या क्या चीजें थी जो आप यूट्यूब से लेते थे, कुछ छोड़ते थे, या सब कुछ आप देखते थे? इन चीज को कैसे मैनेज करते थे आप? सर मैंने सिर्फ यूट्यूब से सिर्फ एप्टीट्यूड के पोर्शन को थोड़ा बहुत देखा है। केमिस्ट्री का मैंने कुछ भी यूट्यूब से नहीं देखा है। केमिस्ट्री का मैंने सिर्फ अपने नोट्स देखे थे, एंड उसके बाद फुल ऑन अपना सिर्फ क्वेश्चन पे आप ध्यान देगा। आपको क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसका आंसर अपने आप समझ सकते हो। आप उसका आंसर हमेशा सही करोगे अगर आप क्वेश्चन समझ सकते हो तो क्वेश्चन के मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो मैंने वही किया था। तो मेरे एप्टीट्यूड पोर्शन को ही मैंने सिर्फ यूट्यूब से देखा था, बाकी यूट्यूब से मैंने ऐसा कुछ भी खास नहीं किया था। अच्छा, तो एप्टीट्यूड पढ़ने का सही समय क्या है? बच्चा स्टार्टिंग में सोचता है कि स्टार्टिंग में पढ़ें कि लास्ट में पढ़ें कि बीच में पढ़ें। आपने कब इस चीज को इनकलकेट किया? कब लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा एप्टीट्यूड देख लेना चाहिए? सर एक्चुअली एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आपको कभी भी एग्जाम के टाइम पे एप्टीट्यूड को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका मेन फोकस आपके मेन सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, जो कि आपका केमिस्ट्री। अगर आप उस टाइम पे एप्टीट्यूड के अंदर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका वहां पर ऑब्वियस सी बात है, आपका वहां पर कंसंट्रेशन भी कम होगा, एंड आपका टाइम मैनेजमेंट भी वहां पर प्रॉब्लम होगा आपको उसमें। तो एप्टीट्यूड पोर्शन को ये है कि एग्जाम होने के 2-3 महीने पहले ही आप एक बार सब के सब कॉन्सेप्ट को निकाल लीजिए अच्छे से। यूट्यूब से कर सकते हैं, और या फिर कोई बुक, आप किसी बुक का भी हेल्प ले सकते हैं फॉर रीजनिंग और फॉर मैथमेटिक्स और फॉर एवरीथिंग। तो मैंने ऐसे किया था, मैंने पहले एक बार एप्टीट्यूड पोर्शन को कंप्लीट एक बार सब कंसेप्ट को निकाल लिया था माइंड में से, एंड उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज टाइप का कुछ भी देते हो तो उसमें आपको पूरा पेपर लेवल ही मिलता है। अगर 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आते हैं तो वहाँ पे 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आएंगे, आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। तो वैसा ही आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, तो आपका वो एप्टीट्यूड का भी रिवीजन वहाँ पर आपका साथ साथ चलता रहता है। तो वो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 2-3 महीने पहले से ही आप एक बार एप्टीट्यूड पोर्शन को खत्म करके अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें तो काफी हद तक बेहतर होगा। मतलब एप्टीट्यूड छोड़ना नहीं है, करके जाना है। अब आपने स्टार्टिंग में किया है, लास्ट के टाइम में मतलब केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स तो आप वहीं से गेन करने वाले हैं। आपके पास अच्छा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, मतलब 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस रहा। क्या ये चीज कहना सही होगा कि पहले अटेम्प्ट में हम नहीं निकाल सकते CSIR नेट? आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कि पहले अटेम्प्ट में निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो बच्चे जो अभी जस्ट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, वो क्या गलतियां वो ना करें जो आपने शायद करी थी? इसके बारे में सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी JRF क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप अपनी बेस्ट अप्रोच को उस टाइम पर यूज करें, अगर आप उस टाइम पर हर चीज की, जितना आपको हर चीज की जरूरत है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप वो हर एक चीज करते हो तो आप फर्स्ट टाइम पर भी ये अटेम्प्ट कर सकते हो, ये क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज जब मैंने अब सेकंड अटेम्प्ट किया था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से मैं बहुत ही 0 लेवल से स्टार्ट किया था मैंने वापस से। मुझे लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल भी। तो अगर मैं इसको मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह ही ट्रीट करती हूँ कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था इससे पहले, ये मैंने अभी मेनली बेसिकली पढ़ा था CSIR नेट के लिए। तो अब हर एक अप्रोच को यूज कीजिए, जो सब लोग बताते हैं जरूरी नहीं है कि वो आप पर भी लागू हो। आपकी अलग अप्रोच हो सकती है, अपनी अलग अप्रोच बनाइए और उनसे उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की। ओके। अच्छा, जो एग्जाम का दिन होता है, जिस दिन आपको एग्जाम देना होता है, उस दिन का एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिन्होंने शायद अभी एग्जाम देना है या कभी उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माहौल नहीं देखा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में होते हैं, और वो जो 3 घंटा होता है पेपर का, उस दौरान क्या माइंडसेट होता है, कैसा फील होता है, कैसे टैकल करते हैं, इतना प्रेशर होता है, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर वो एक्सपीरियंस को तो आप इस हिसाब से जज कर सकते हैं कि अगर आप एक प्रॉब्लम को डेली एक तरह से अपने ऊपर हावी होने दें, या एक प्रॉब्लम को आप डेली सॉल्व करने लग जाते हैं, तो आपको मेन डे के दिन आपको वो चीज कंफ्यूज नहीं करती है। तो जब आप पढ़ते हो, आप जब एक 3 आवर्स का टेस्ट देते हो, तो उस टेस्ट में आपके ऊपर वही प्रेशर होता है कि आप एक ओरिजिनल टेस्ट दे रहे हो, नेट के लिए एक पेपर दे रहे हो आप। तो आपको वो वाली जो
एक सफोकेशन फील होती है, एक नर्वसनेस फील होती है, वो आपको डेली फील होती है। तो उसके बाद जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हो तो वो नर्वसनेस ऑब्वियस सी बात है होती है, लेकिन काफी हद तक कम हो जाती है। एंड वो कम होना आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि उस टाइम पर आप कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा कर सकते हो अपने एग्जाम के ऊपर। तो इसका यही है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका मेन एग्जाम के दिन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। आपको ये होगा कि आप डेली की तरह टेस्ट देने जा रहे हैं। मतलब मॉक टेस्ट में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, उस प्रेशर को पहले ही फील कर लीजिए, ताकि बाद में पता ही नहीं चले कि हमने ये कोई मेन एग्जाम दे रहे हैं या वैसा ही कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने बताया, इससे स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, नाउ अब तो JRF क्लियर हो गया, एक हर्डल पार हो गया है, अब इसके बाद के क्या प्लान है, आप क्या क्या चीजें सोच रहे हैं अब? सर एक्चुअली मेरा मेन प्लान है कि मुझे गेट में अच्छा रैंक लेके आना है और मुझे PSU में ज्वाइन करना है। मेरा PSU में जाने का ही मेन ड्रीम है। लेकिन उसके बाद भी अभी मैं नेट कर चुकी हूँ, तो अभी काफी हद तक मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं काफी हद तक PhD कर सकती हूँ काफी अच्छी जगह से। लेकिन मैं अभी उस फोकस तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी अपना मेन फोकस है जिस चीज के ऊपर, मैं उस चीज को टाइम दे रही हूँ। ओके, मतलब एक जगह से कॉन्फिडेंस अब आ गया है, अब इस कॉन्फिडेंस को आगे यूज करना है जो भी बाकी अब एग्जाम्स देने वाले हैं उसके अंदर। वेरी गुड, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी आप आगे भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि अभी और भी एग्जाम्स हमें क्वालिफाई करने हैं। स्टूडेंट्स को भी यहाँ से सीखना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSIR नेट का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप अपने नीड के हिसाब से पेपर बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले, एंड करने से पहले, ये जो भी आपकी जर्नी रही थी, आप इसमें अपने सक्सेस का जो क्रेडिट है वो किन किन लोगों को देना चाहेंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं अपने घर पर रहकर प्रिपरेशन कर रही थी, तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को, कि उन्होंने काफी हद तक मुझे सपोर्ट किया। मुझे एक प्रिवेसी नाम की जो चीज होती है, जो बच्चे सोचते हैं कि घर पर नहीं प्रिपरेशन हो सकती, वो मुझे काफी हद तक मिली है। और मेरे ब्रदर को, क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे काफी हद तक सपोर्ट किया। मेरा डेली रूटीन चेक करना कि आज हमने क्या किया है, आज हमें किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आज उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे ब्रदर को। ओके, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को सुन के, आपकी फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी जान के बहुत अच्छा लगा। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आप आगे भी ऐसे ही अच्छा करेंगे। एक हर्डल क्रॉस किया, अभी तो न जाने आपको कितने हर्डल क्रॉस कर देंगे आप, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शिल्पा फॉर ज्वाइनिंग एंड अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।